Welcome to Podcast with Writer. Diverse voices, literary insights. नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति मतलब पावर के कुछ ऐसे नियमों की जो सदियों से चले आ रहे हैं और आप देखिए आज भी हमारी दुनिया को कहीं ना कहीं शक्ल दे रहे हैं। ये बातें रॉबर्ट ग्रीन की एक काफ़ी मशहूर, थोड़ी विवादित भी कह सकते हैं, किताब 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ ऑडियो अंशों से ली गई हैं। तो हमारे पास हैं कुछ किस्से, कुछ रणनीतियाँ इतिहास के पन्नों से। हमारा इरादा है इन विचारों को थोड़ा कुरेदना, समझना कि ये सिद्धांत आखिर काम कैसे करते हैं और क्यों कुछ लोग इन्हें इतना ज़रूरी मानते हैं। दुनिया में जहां पावर का खेल हर तरफ, हर स्तर पर चलता दिखता है, शायद इन नियमों को जानना दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों से डील करने की जो हमसे ऊंचे पद पर हैं, हमारे बॉस, हमारे सीनियर्स। पहला ही नियम कहता है, कभी भी अपने मालिक से बेहतर मत दिखो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो है, पर इसके पीछे की कहानी देखिए। फ्रांस के वित्त मंत्री निकोलस फोके और राजा लुई 14वें की। हाँ, फूके ने राजा को खुश करने के लिए एक ऐसी शानदार पार्टी दी। मतलब गजब की पार्टी थी वो। बिल्कुल, उसे लगा राजा उसकी शान शौकत और वफादारी देखकर बहुत खुश होगा। पर हुआ एकदम उल्टा। राजा लुई को लगा कि फूके तो मुझसे भी ज्यादा चमक रहा है, अपनी दौलत, अपनी शोहरत का दिखावा कर रहा है। और राजा एकदम, जिसे कहते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगा। नतीजा, फूके को जेल में डाल दिया गया और वहीं उसकी बाकी जिंदगी गुजरी। कमाल है, मतलब अच्छी नीयत भी कैसे भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये कहानी एक कड़वा सच बताती है। सत्ता अक्सर लोगों को बेहद बेहद असुरक्षित बना देती है। फूके की भव्यता ने अनजाने में राजा के अहंकार को चोट पहुंचा दी। जरूरी सबक ये है कि ताकतवर लोगों का अहंकार वो बहुत नाजुक होता है। अपनी काबिलियत या साधनों का जरूरत से ज्यादा दिखावा करना उन्हें ये महसूस करा सकता है कि आप उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, समझदारी इसी में है कि आप उन्हें श्रेष्ठ महसूस कराएं, उनकी असुरक्षा को हवा ना दें। बिल्कुल। और दूसरी तरफ गैलीलियो का उदाहरण है। उसने अपनी बड़ी खगोलीय खोजों का सारा क्रेडिट खुद नहीं लिया। अच्छा, उसने क्या किया? उसने बृहस्पति के जो नए चांद खोजे थे, उनका नाम मेडिसी परिवार के सदस्यों के नाम पर रख दिया। अरे वाह! मतलब उसने अपनी खोज को अपने संरक्षक मेडिसी परिवार की महानता से जोड़ दिया, एक तरह से उन्हें सितारों तक पहुंचा दिया। ये हुई ना चालाकी। बहुत स्मार्ट मूव था ये। गैलीलियो ने मेडिसी परिवार को असुरक्षित महसूस कराने के बजाय उन्हें गौरवान्वित कर दिया। हाँ, उसने अपनी स्थिति मजबूत की बिना मालिक को चुनौती दिए। यही बात है। ये दिखाता है कि कभी-कभी मालिक को चमकने देना आपकी अपनी तरक्की के लिए कितना जरूरी हो सकता है। सही कहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कानून 3 पर। अपने इरादे छुपाएं। ये थोड़ा धुंधला लगता है, मतलब क्या है इसका ठीक? हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। स्रोत में एक जबरदस्त कहानी है येलो किड वेल की। येलो किड, ये कौन थे? ये भाई साहब एक नंबर के कॉन आर्टिस्ट थे। मतलब ऐसे लोग जो भरोसे का जाल बुनकर दूसरों को ठगते हैं। वेल ने सैम गीजेल नाम के एक व्यापारी को शानदार लॉज के सस्ते सौदे का लालच दिया। अच्छा। कहानी कुछ यूं बुनी कि वेल के अंकल कुछ करोड़पतियों के लिए काम करते हैं जिन्होंने ये लॉज खरीदा था, लेकिन अब वो इसे बेचना चाहते हैं और अपने मालिकों से बदला लेने के लिए इसे पहले एक मोहरे का सस्ते में बेचेंगे, जो फिर इसे असली कीमत पर बेचेगा और मुनाफा सब में बटेगा। और गिजेल को ये मोहरा बनने का ऑफर मिला। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये पूरा लॉज सौदा सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था। अरे! वेल गिजेल को इलिनॉइस ले गया और वहां उसे एक फिक्स्ड बॉक्सिंग मैच में पैसा लगाने के लिए मना लिया। ओह, तो लॉज वाली बात झूठी थी? बिल्कुल। गिजेल लॉज के सपने में इतना खोया था कि उसने बॉक्सिंग मैच की गड़बड़ियों पे ध्यान ही नहीं दिया और अपने सारे पैसे गवा बैठा। तो ये लॉज वाली कहानी एक तरह का रेड हेरिंग थी, मतलब असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कुछ और सामने रखना। बिल्कुल सही। धोखा अक्सर भरोसेमंद या साधारण चीजों के पीछे छुपा होता है। वेल ने एक आम बिजनेस डील का मुखौटा पहना। झूठी ईमानदारी, अस्पष्ट बातें और ऐसे ही ध्यान भटकाने वाले मुद्दे, ये सब शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। येलो किड की कहानी दिखाती है कि कैसे एक विश्वसनीय बाहरी परत के पीछे असली इरादे छुपाए जा सकते हैं। हाँ, इरादे छुपाने का मतलब है लोगों को अंधेरे में रखना ताकि वो आपकी चाल समझ न पाएं। और इसी से जुड़ा है कानून 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें।
हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लुई 14वें का उदाहरण फिर से आता है। अच्छा, कैसे? जब मंत्री उससे सलाह मांगते थे तो वो अक्सर सिर्फ कहता था, मैं देखूंगा, बस इतना ही। मैं देखूंगा। इससे क्या होता था? उसका ये रहस्यमयी मौन ये लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर करता था। वो सोचते रहते थे कि राजा क्या सोच रहा है, और इस चक्कर में वो अक्सर ज्यादा बोल जाते थे, अपनी कमजोरियां या अपने असली इरादे जाहिर कर देते थे। वाह, मतलब कम बोलना आपको ज्यादा रहस्यमयी और शायद ज्यादा शक्तिशाली दिखाता है। बिल्कुल, आपका मौन दूसरों में एक तरह की असहजता पैदा करता है और वो उस खालीपन को भरने के लिए ज्यादा बोलने लगते हैं। और अनजाने में महत्वपूर्ण जानकारी दे बैठते हैं। सही। ये नियंत्रण बनाए रखने का एक बहुत ही सूक्ष्म पर प्रभावी तरीका है। तो ये तो हुई ऊपर वालों से और धोखेबाजों से निपटने की बात। लेकिन शक्ति का खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये दोस्तों और दुश्मनों के बीच भी उतना ही चलता है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। कानून 2 कहता है, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये सुनकर तो मतलब दोस्ती पर से भरोसा ही उठ जाए। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कहानी है बाइजेंटाइन सम्राट माइकल तृतीय की। क्या किया था उसने? उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस को, जो पहले एक मामूली अस्तबल प्रमुख था, को अपना सबसे खास सलाहकार बना लिया। क्यों? दोस्त था इसलिए? हाँ, उसे लगा कि दोस्त जो उसका इतना एहसानमंद है वो सबसे ज्यादा वफादार होगा। लेकिन माइकल ने उसे ताकत दी, पैसा दिया, ओहदा दिया, और बेसिलियस की महत्वाकांक्षा जाग गई। ओहो। अंत में उसी दोस्त ने माइकल को धोखा दिया, उसकी हत्या करवाई और खुद सम्राट बन बैठा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कड़वा सबक है। हाँ, ये कठोर लगता है, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि दोस्ती पेशेवर दुनिया में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्त अक्सर खुलकर आलोचना करने से हिचकिचाते हैं, है ना? वो आपकी कमजोरियां जानते हैं। हाँ। और उनमें ईर्ष्या भी आसानी से पैदा हो सकती है। अच्छा, तो फिर दुश्मन का इस्तेमाल कैसे? देखिए, स्रोत कहता है कि एक पूर्व दुश्मन जिसे आप काम पर रखते हैं शायद ज्यादा वफादार साबित हो। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है, उसके पास खोने के लिए ज्यादा होता है और वो आपसे कम उम्मीदें रखता है। ये नजरिया दोस्ती के हमारे सामान्य विचार से तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, ये शक्ति के खेल का एक अलग, ज्यादा ठंडा नजरिया है। और बात सिर्फ भरोसे की नहीं, प्रतिष्ठा की भी है। कानून 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जान देकर भी इसकी रक्षा करें। हाँ, प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीन के जनरल झूगा लियांग की कहानी है ना इसमें, वो कमाल की है। दुश्मन सेनापति सीमा यी एक बहुत बड़ी सेना लेकर शहर घेर लेता है। हाँ, और लियांग के पास सैनिक बहुत कम थे, हार तय लग रही थी। लेकिन लियांग घबराया नहीं, उसने शहर के दरवाजे खुलवा दिए, सैनिकों को छिपने को कहा और खुद शहर की दीवार पर बैठकर शांति से वीणा बजाने लगा। सोचिए जरा, सीमा यी जो लियांग की चालाकी और अप्रत्याशित चालों की प्रतिष्ठा से वाकिफ था, वो डर गया। उसे लगा ये जरूर कोई जाल है, कोई घात लगाकर बैठा होगा। और वो इतनी बड़ी सेना लेकर बिना लड़े पीछे हट गया। देखा, यही है प्रतिष्ठा की ताकत। ये शक्ति का एक अदृश्य किला है, ये बिना तलवार उठाए आपको जीत दिला सकती है। झुगा लियांग ने अपनी बनी बनाई प्रतिष्ठा का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह किया। सही बात है। एक बार आपकी प्रतिष्ठा बन जाए तो वो आपसे आगे चलती है और आपके विरोधियों को डराती है या प्रभावित करती है। इसीलिए इसे बनाना और बचाए रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रतिष्ठा के साथ साथ ध्यान खींचना भी जरूरी है। कानून 6 कहता है, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। हाँ, अटेंशन। पीटी बर्नम इसके मास्टर थे। सर्कस वाले बर्नम। हाँ, उनकी कहानी भी है। उनके शुरुआती दिनों में उनके बॉस ने मजाक में अफवाह फैला दी कि बर्नम को एक बदनाम पादरी है, और भीड़ भड़क गई, बर्नम की जान पर बनाई। लेकिन हुआ क्या, इस बदनामी से सर्कस की इतनी चर्चा हुई, इतनी पब्लिसिटी मिली कि शो हिट हो गया। कमाल है। बर्नम ने सीखा कि किसी भी तरह की पब्लिसिटी, अच्छी हो या बुरी, अनदेखे रहने से बेहतर है। मतलब लाइमलाइट में रहना जरूरी है। शक्ति के खेल में गुमनामी मौत के बराबर है, ऐसा स्रोत कहता है। ध्यान खींचना जरूरी है, चाहे उसके लिए विवाद ही क्यों ना खड़ा करना पड़े। बर्नम ने तो नकारात्मक प्रसिद्धि को भी भुना लिया। बिल्कुल। और माता हारी का उदाहरण देखिए। हाँ, वो जासूस। हाँ, उसने रहस्य का पर्दा ओढ़कर सबका ध्यान खींचा। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इस पर बदलती कहानियां सुनाती रही। और यही रहस्य उसका आकर्षण बन गया। सही। अस्पष्टता, रहस्य, ये लोगों की कल्पना को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांधे रखते हैं। अच्छा, अब कुछ और रणनीतियों पर आते हैं। निर्भरता, श्रेय लेना
और थोड़ा और धोखा। हाँ, ये भी दिलचस्प नियम है। कानून 7, दूसरों से काम करवाएं लेकिन श्रेय हमेशा खुद लें। ये सुनने में तो बहुत गलत लगता है। हाँ, नैतिक रूप से सवाल उठते हैं इस पर। उदाहरण दिया गया है निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन का। टेस्ला वो महान आविष्कारक, एडिसन उनके बॉस थे। हाँ, और टेस्ला कमाल के आविष्कारक थे, लेकिन एडिसन अक्सर टेस्ला के काम का क्रेडिट खुद ले लेते थे। ये तो नाइंसाफी क्या? बिल्कुल है, लेकिन शक्ति के नजरिए से देखें तो स्रोत कहता है कि सार्वजनिक श्रेय बहुत मायने रखता है। दूसरों के काम का लाभ उठाकर आप ज्यादा प्रभावशाली और कुशल दिखते हैं। किताब का तर्क है कि सिर्फ आविष्कार करना काफी नहीं, उसका श्रेय लेना ज्यादा जरूरी है। मतलब टेस्ला प्रतिभाशाली थे पर एडिसन क्रेडिट लेने में माहिर थे। एक तरह से हाँ, इसलिए ये नियम कहता है कि अपनी मेहनत का श्रेय सुरक्षित करें और दूसरों को उसे चुराने ना दें, भले ये सुनने में कठोर लगे। फिर है कानून 11, लोगों को खुद पर निर्भर रखना सीखें। इसका क्या मतलब हुआ? डिपेंडेंसी बनाना। हाँ बिल्कुल। उदाहरण है ओटो वॉन बिस्मार्क का, जिसने प्रशिया के राजा विलियम प्रथम के लिए खुद को अनिवार्य बना दिया। कैसे? राजा वो थोड़े कमजोर थे और बिस्मार्क उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी रीढ़ बन गया। राजा उसे हटा ही नहीं सकता था क्योंकि उसके बिना राज चलाना मुश्किल था, पूरा ढांचा हिल जाता। अच्छा, तो निर्भरता भी शक्ति का एक स्रोत है। हाँ, एक छुपा हुआ स्रोत। जब लोग आपके बिना अपना काम नहीं कर सकते तो आपका नियंत्रण बढ़ जाता है। स्रोत कहता है कि आपको खुद को अपने बॉस या संगठन के काम में इतना जरूरी बना देना चाहिए कि आपको हटाना उनके लिए मुश्किल या नुकसानदेह हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी है कि आप दूसरों को इतना भी ना सिखा दें कि वो आपके बिना काम चला सके। हाँ, ये एक महीन संतुलन है। आपको अपनी जरूरत बनाए रखनी है। वाह, अब एक और दिलचस्प नियम, कानून 12, अपने शिकार को निरस्त करने के लिए चयनात्मक ईमानदारी और उदारता का प्रयोग करें। ये कैसे काम करता है? इसकी कहानी तो लाजवाब है। काउंट विक्टर लस्टिग एक और शानदार ठग। उसने अल कैपोन जैसे गैंगस्टर को ठग लिया। हाँ, लस्टिग ने कैपोन से $50,000 लिए, वादा किया कि 2 महीने में दोगुना कर देगा। और फिर 2 महीने बाद वो खाली हाथ लौटा, माफी मांगी और कैपोन के पूरे $50,000 वापस कर दिए। कहा कि योजना फेल हो गई। पूरे पैसे वापस कर दिए कैपोन को? हाँ, अब कैपोन, जिसे या तो पैसे डबल होने की उम्मीद थी या फिर ठगे जाने की, वो लस्टिग की इस ईमानदारी से इतना हैरान और प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया? उसने इनाम के तौर पर लस्टिग को 5,000 दे दिए। अरे वाह! और ये $5,000 लस्टिग का असली लक्ष्य था। बिल्कुल, देखा आपने, ईमानदारी का एक छोटा सा नाटक दर्जनों बेईमान कामों पर पर्दा डाल सकता है। उदारता या ईमानदारी का ऐसा अप्रत्याशित प्रदर्शन, खासकर जब सामने वाला धोखे की उम्मीद कर रहा हो, सबसे शक्की इंसान के भी डिफेंस को तोड़ सकता है। लस्टिग ने कैपोन की अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट काम किया। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी ईमानदारी का दिखावा बेईमानी से ज्यादा कारगर हो सकता है, खासकर पहली मुलाकात में। सच में दिमाग चकराने वाली बातें हैं ये। चलिए कुछ और रणनीतियों पर नजर डालते हैं। कानून 13 कहता है, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें, उनकी दया या कृतज्ञता की नहीं। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। उदाहरण है प्राचीन ग्रीस का, कोर्सिरा और कोरिंथ। दोनों एथेंस से मदद मांगने गए। कोरिंथ ने पुरानी दोस्ती और एहसानों का वास्ता दिया, और कोर्सिरा ने सीधे सीधे आपसी हित की बात की। कहा कि हमारी नौसेना और एथेंस की नौसेना मिलके एक अजेय शक्ति बनेंगी। एथेंस का फायदा बताया। और एथेंस ने किसका साथ दिया? कोर्सिरा का, क्योंकि उसमें एथेंस को अपना फायदा दिखा। बिल्कुल, लोग शायद ही कभी अपने स्वार्थ के खिलाफ जाते हैं। दूसरों की मदद पाने के लिए ये साफ करना जरूरी है कि आपके अनुरोध से उन्हें क्या लाभ होगा। भावनाओं, पिछले एहसानों या कृतज्ञता पर भरोसा करना अक्सर काम नहीं आता। सही कहा। सामने वाले के मनोविज्ञान और जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण है, उनके स्वार्थ को समझना और उसे अपील करना। और फिर जासूसी, कानून 14, दोस्त बनकर जासूस की तरह काम करे। ये तो हाँ, ये थोड़ा डरावना लगता है। जानकारी इकट्ठा करने की बात है। प्रसिद्ध आर्ट डीलर जोसेफ डुइन ने उद्योगपति एंड्रू मेलन को अपना ग्राहक बनाने के लिए कई साल लगाए। उसने क्या किया? उसने मेलन के कर्मचारियों को गुप्त रूप से पैसे देकर मेलन की आदतों, पसंद-नापसंद, कमजोरियों के बारे में जानकारी हासिल की। अच्छा। और फिर सही समय पर उस जानकारी का इस्तेमाल करके मेलन का विश्वास जीता। दोस्त बनकर जानकारी निकाली। जानकारी ही शक्ति है।
खासकर आपके प्रतिद्वंद्वियों के बारे में। सामाजिक मेलजोल जानकारी इकट्ठा करने के अच्छे अवसर होते हैं। स्रोत ये भी सुझाव देता है कि बातचीत में सीधे सवाल ना पूछें, बल्कि घुमा फिरा कर पूछें, या लोगों को परखने के लिए छोटी छोटी चालें चलें। हाँ, चतुराई से जांच पड़ताल करना, लोगों की कमजोरियों और इरादों को समझना सीखना, चरित्र को परखना अक्सर सिर्फ तथ्यों को जानने से ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि इससे आप भविष्य के कार्यों का अनुमान लगा सकते हैं। अब आते हैं नियंत्रण और रणनीति वाले कुछ नियमों पर। कानून 8, दूसरे लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करें, यदि आवश्यक हो तो चारा इस्तेमाल करें। हाँ, मतलब पहल अपने हाथ में रखना, दूसरों को अपनी तरफ खींचना। टेलीरेंट ने नेपोलियन को एल्बा से भागने के लिए उकसाया, उसे गौरव का चारा दिया। नेपोलियन को लगा कि वो अपनी किस्मत का मालिक है, वो खुद फैसला ले रहा है। लेकिन असम में वो टेलीरेंट के जाल में फंस रहा था, जिसने इस तरह उसे हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई थी। बिल्कुल, जब आप दूसरों को अपनी ओर आने के लिए मजबूर करते हैं तो आप स्थिति को नियंत्रित करते हैं। ये अक्सर सीधे हमला करने से ज्यादा प्रभावी होता है। दूसरों को ये भ्रम देना कि वे नियंत्रण में हैं, जबकि आप डोर खींच रहे हैं, ये एक शक्तिशाली रणनीति है। सही। फिर है कानून 9, जिसकी हमने पहले भी बात की, कार्यों के माध्यम से जीतें, कभी भी तर्क के माध्यम से नहीं। माइकलएंजेलो वाली कहानी। हाँ, वो बेहतरीन उदाहरण है। तर्क से बहस हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन काम दिखता है, एक्शन बोलता है। माइकलएंजेलो ने बिना बहस किए, बिना मेयर को नाराज किए, अपने काम से बात साबित कर दी। बिल्कुल, दिखाने से जीतना, बताने से नहीं। कानून 15 एक बहुत ही कठोर सबक देता है, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। हाँ, ये थोड़ा निर्मम लगता है। चीनी इतिहास में शियांग यू और लिू बैंग के संघर्ष का जिक्र है। शियांग यू ने लिू बैंग को मारने का मौका गवा दिया जब वो कमजोर था, अपने सलाहकार की बात नहीं मानी। और बाद में लिू बैंग ताकतवर बना और उसने शियांग यू को हरा दिया। और स्रोत कहता है कि लिू बैंग ने इस घटना से सबक सीखा। सबक ये कि अधूरे छोड़े गए दुश्मन खतरनाक होते हैं। हाँ, स्रोत का तर्क यही है कि आधा अधूरा छोड़ा गया दुश्मन ठीक होकर बदला लेने के लिए वापस आएगा। दया या सुलह की उम्मीद अक्सर खतरनाक होती है। शक्ति के खेल में दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी माना जाता है ताकि वो वापस ना आ सके। ये एक विवादास्पद नियम है बेशक। बिल्कुल। अब एक और नियम जो अलगाव के खतरे के बारे में है, कानून 18, खुद को बचाने के लिए किले ना बनाएं, अलगाव खतरनाक है। हाँ, आइसोलेशन चीन के पहले सम्राट हुआंगडी का उदाहरण है। वो अपने दुश्मनों से इतने डर गए कि उन्होंने खुद को एक विशाल महल परिसर में अलग थलग कर लिया। गुप्त सुरंगों से चलते थे, किसी को पता नहीं होता था कि वो कहाँ है। हाँ, लेकिन अंत में क्या हुआ? वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए। उनकी शक्ति सिर्फ नाम की रह गई। और वो अकेले मर गए, शायद उन्हीं मंत्रियों द्वारा जहर दिए गए जिन्होंने उनके अलगाव को प्रमोट किया था। तो अलगाव सुरक्षा नहीं बल्कि कमजोरी लाता है। स्रोत तो यही कहता है। अलगाव आपको महत्वपूर्ण जानकारी और समर्थन से काट देता है, जिससे आप कमजोर और आसान लक्ष्य बन जाते हैं। किले रक्षा करने के बजाय कैद कर लेते हैं। शक्ति बनाए रखने के लिए लोगों के बीच रहना, संपर्क बनाए रखना जरूरी है। हाँ, जानकारी हासिल करते रहना जरूरी है। कानून 23 सलाह देता है, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें, मतलब फोकस। हाँ, बिखराव से बचना। प्राचीन चीन के वू राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी सेनाओं को कई मोर्चों पर फैला दिया था और दक्षिण से बढ़ते खतरे को नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। दूसरी ओर लेखक पिएट्रो अरेटिनो ने कई संरक्षकों को खुश करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ सम्राट चार्ल्स पंचम पर ध्यान केंद्रित करके स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त की। तो मतलब एक लक्ष्य या शक्ति के एक स्रोत पर फोकस करना ज्यादा प्रभावी है। हाँ, शक्ति बिखरी हुई नहीं, केंद्रित होती है। जैसा कि स्रोत कहता है, तीव्रता विस्तार को हराती है। एक शक्तिशाली संरक्षक या एक मुख्य लक्ष्य खोजना अक्सर सफलता की कुंजी होती है। और इसके लिए चाहिए साहस। कानून 28, साहस के साथ काम करें। हाँ, बोल्डनेस। हिचकिचाहट कमजोरी का संकेत है। पिएट्रो अरेटिनो जब वो अनजान थे तो उन्होंने सबसे बड़े लक्ष्यों, राजाओं और पोप पर निडरता से हमला करके ध्यान आकर्षित किया। उनकी निर्भीकता ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। साहस दूसरी ओर भय पैदा करता है और आपको आपकी वास्तविक क्षमता से बड़ा दिखाता है। एक साहसिक कदम, खासकर अगर अचानक उठाया जाए, तो विरोधियों को भ्रमित और भयभीत कर सकता है। हाँ, बातचीत में भी बड़ी मांग करना कभी-कभी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकता है। हाँ, स्रोत ऐसा सुझाव देता है। साहस दिखाना महत्वपूर्ण है। और योजना बनाना कितना जरूरी है।
कानून 29, अंत तक योजना बनाएं। बाल्बोआ वाली कहानी याद है? हाँ, प्रशांत महासागर की खोज की, पर आगे का नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि स्पेन में उसके प्रतिद्वंदी क्या करेंगे या इनका साम्राज्य पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। नतीजा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मार डाला गया। दुखद अंत। ये दिखाता है कि सिर्फ शुरुआत करना या बीच तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है, अंत ही सब कुछ निर्धारित करता है। महिमा, धन, पुरस्कार सब अंत पर निर्भर करता है। हाँ, अंत के बारे में स्पष्टता और संभावित बाधाओं और प्रतिद्वंदियों का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण है। पूरी योजना बनाने से भावनात्मक आवेगों से बचा जा सकता है। अब एक और चालाकी भरा नियम, कानून 31, विकल्पों को नियंत्रित करें, दूसरों को अपने बांटे पत्तों से खेलने दें। ये बहुत दिलचस्प है। रूस के जार इवान द टेरेबल ने इसका इस्तेमाल किया। इवान द टेरेबल? उसने क्या किया? जब कुलीन वर्ग बोयार्स उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे, तो वो अचानक मॉस्को छोड़कर चला गया, राजधानी को अव्यवस्था में छोड़ दिया। और फिर उसने बोयारों को एक विकल्प दिया, या तो मुझे पूरी बिना शर्त वाली शक्ति दो या देश को अव्यवस्था में डूबने दो। तो बोयारों ने क्या किया? वो डर गए। उन्होंने इवान को वही शक्ति दे दी जो वो चाहता था। तो उसने विकल्प ऐसे रखे कि दोनों उसी के पक्ष में थे। बिल्कुल। ये रणनीति दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण का भ्रम देती है, जबकि वास्तव में आप ही विकल्प तय कर रहे होते हैं। उन्हें दो बुराइयों के बीच चयन करने के लिए मजबूर करना। क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद चुना है, इसलिए वे कम विरोध करते हैं। कहीं कानून 33 है, हर व्यक्ति के अंगूठे का पेंच खोजें, मतलब हर किसी की दुखती रग। हाँ, हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भावना, कोई गुप्त इच्छा। फ्रांसीसी राजनेता टेलीरैंड इसमें माहिर थे। वो लोगों की कमजोरियों को खोजकर उनका इस्तेमाल करते थे। और आर्ट डीलर जोसेफ डुवेन ने अराबेला हंटिंगटन की कला में पारखी माने जाने की गहरी इच्छा को पहचाना और उसे पूरा करके उसे अपना सबसे समर्पित ग्राहक बना लिया। बिल्कुल। इस कमजोरी को पहचानना आपको उन पर एक तरह का फायदा देता है। लोगों की मान्यता प्राप्त करने और महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता एक लगभग सार्वभौमिक कमजोरी है। बस उन्हें उनके स्वाद, सामाजिक स्थिति या बुद्धिमत्ता के बारे में बेहतर महसूस कराएं और वे आपके नियंत्रण में आ सकते हैं। स्रोत तो कुछ ऐसा ही कहता है, उनकी नब्ज पकड़ना। और समय का महत्व, कानून 35, समय की कला में महारत हासिल करें। टाइमिंग। हाँ, टाइमिंग सब कुछ है। जोसेफ फूशे फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के उथल-पुथल भरे दौर में इसीलिए टिके रहे और फले फूले, क्योंकि वो समय की नब्ज को समझते थे। बिल्कुल। वो जानते थे कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब पाला बदलना है। उन्होंने धैर्य रखा जब समय उनके खिलाफ था और सही समय पर निर्णायक रूप से कार्य किया। तो समय को समझने में क्या क्या शामिल है? इसमें समय की भावना को पहचानना शामिल है। क्या ये बदलाव का समय है या परंपरा का? प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना और सबसे जरूरी धैर्य रखना। दूसरों के समय को बाधित करना भी एक रणनीति हो सकती है, जैसे उन्हें जल्दी करने या इंतजार करने पर मजबूर करना। हाँ, ये भी एक शक्तिशाली रणनीति है, लेकिन धैर्य तभी सार्थक है जब सही क्षण आने पर निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छा हो। और जो चीज मिल ना सके उसका क्या करें? कानून 36 कहता है, जिन चीजों को आप पा नहीं सकते उनका तिरस्कार करें। उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। हाँ, इग्नोर करना ये शक्ति का एक प्रदर्शन है। जब पोप क्लेमेंट सप्तम ने राजा हेनरी अष्टम को तलाक की अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो हेनरी ने बहस करने के बजाय क्या किया? उसने पोप के अधिकार को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इंग्लैंड में चर्च को अलग कर दिया और खुद को उसका प्रमुख घोषित कर दिया। इस तिरस्कार ने पोप को शक्तिहीन बना दिया। बिल्कुल। अनदेखा करना दिखाता है कि दूसरा व्यक्ति या मुद्दा आपके लिए महत्वहीन है। ये आपके विरोधियों को एक तरह से रद्द कर देता है और उन्हें निराश और क्रोधित करता है, क्योंकि वे आपकी प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त कर सकते। छोटी मोटी परेशानियों या हमलों का सामना करने पर तिरस्कार अक्सर सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। ध्यान न देना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। कानून 39 है, मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाएं। मतलब माहौल खराब करना, कंफ्यूजन पैदा करना, ताकि आप फायदा उठा सकें। इथियोपिया के हैली सेलासी ने अपने प्रतिद्वंदी राज गुक्सा को विद्रोह के लिए उकसाया। कैसे? उसकी पत्नी जो महारानी थी, उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करके गुक्सा गुस्से में आ गया। और गुस्से में उसने क्या किया? समय से पहले अधूरी तैयारी के साथ विद्रोह कर दिया, जिससे सेलासी को उसे आसानी से कुचलने का मौका मिल गया।
तो गुस्से या भावनाओं को भड़काकर आप दुश्मन को गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं। हाँ, स्रोत यही कहता है, जब चीजें शांत होती हैं तो आपके विरोधी योजना बना सकते हैं। पानी में हलचल मचाकर, खासकर गर्व, घृणा या प्रेम जैसी अनियंत्रित भावनाओं को भड़काकर आप उन्हें प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। क्रोधित लोग नियंत्रण खो देते हैं और गलतियां करते हैं और आपके द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाते हैं। ओहो, ये तो बड़ी खतरनाक रणनीति है। अब पैसे की बात। कानून 40, मुफ्त दोपहर के भोजन को तुच्छ समझें, मतलब फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, और पैसे का रणनीतिक उपयोग, इसमें कंजूसी से बचने की सलाह है। मार्लबोरो की डचेस सारा चर्चिल का उदाहरण दिया है। वो बहुत अमीर थी पर बहुत कंजूस भी थी। हाँ, और वो पैसे का इस्तेमाल दूसरों पर, खासकर ब्लेनहेम पैलेस के वास्तुकार जॉन वेनब्रू पर अपनी शक्ति थोपने के लिए करती थी। उनकी कंजूसी और कड़वाहट ने निर्माण में सालों की देरी की, मुकदमे हुए और अंततः उनकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। तो पैसे का रणनीतिक उपयोग, जिसमें उदारता भी शामिल है, शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, उदारता लोगों को नरम करती है और सहयोगी बनाती है। कंजूसी या पैसे का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने या पीड़ा देने के लिए करना कमजोरी और क्षुद्रता का संकेत है, जो अंततः महंगा पड़ता है। ये नाराजगी पैदा करता है और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। सही। कानून 42, चरवाहे पर हमला करें और भीड़ें बिखर जाएंगी। इसका क्या मतलब है? मतलब समूह के लीडर को निशाना बनाओ। किसी भी समूह में शक्ति और परेशानी अक्सर एक या कुछ व्यक्तियों में केंद्रित होती है। जैसे चरवाहा भीड़ों को नियंत्रित करता है। हाँ, इन प्रमुख व्यक्तियों, चरवाहों को पहचानने और उन्हें बेअसर करने, यानी अलग करके या हटाकर पूरे समूह भीड़ों को नियंत्रित या तितर-बितर किया जा सकता है। प्राचीन एथेंस में ऑस्ट्रिसिज्म का इस्तेमाल होता था, प्रभावशाली लोगों को निर्वासित करना। हाँ, एरिस्टाइड्स, थेमिस्टिकल्स जैसे लोगों को उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा या अहंकार के कारण निर्वासित कर दिया गया, ताकि शहर में शांति बनी रहे। और कॉर्टेज और पिज़ारो ने एस्टेक और इंका सम्राटों को पकड़कर विशाल साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। बिल्कुल, समस्या के स्रोत पर हमला करना अक्सर पूरे समूह से निपटने की कोशिश करने से ज्यादा प्रभावी होता है। और अंत में कानून 48, निराकारता ग्रहण करें, मतलब कोई एक निश्चित रूप ना अपनाएं, फॉर्मलेस होना। हाँ, लचीलापन, अनुकूलनशीलता। टी.ई. लॉरेंस ऑफ अरेबिया का उदाहरण हमने पहले भी लिया था। हाँ, उनकी गुरिल्ला रणनीति। उनका कोई निश्चित रूप नहीं था, जिसे तुर्कों के लिए उनसे लड़ना मुश्किल हो गया। और बैरन जेम्स रॉथस्चाइल्ड ने बदलते फ्रांसीसी शासनों के अनुकूल ढलकर अपनी शक्ति बनाए रखी। वो कभी किसी एक रूप से बंधे नहीं। तो दुनिया बदल रही है और एक निश्चित रणनीति से चिपके रहना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, निराकार होने का मतलब है अनुकूलनीय होना, अप्रत्याशित होना, दुश्मन को अनुमान लगाने देना। ये आपको पहल करने और बचाव की मुद्रा में आने से बचने की अनुमति देता है। लेकिन ये निष्क्रियता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। निराकारता एक रणनीतिक मुद्रा है। इसका उपयोग शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि केवल प्रवाह के साथ बहने के लिए। तो ये थी शक्ति के कुछ पेचीदा और सच कहूं तो कभी-कभी परेशान करने वाले नियमों की हमारी चर्चा, जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन की किताब के इन अंशों में बताया गया है। हाँ, फूके की कहानी से लेकर लॉरेंस की निराकारता तक ये साफ है कि ये रणनीतियां इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित हैं। और इनका असर बहुत दूर तक जा सकता है। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि इन स्रोतों का मकसद इन रणनीतियों का वर्णन करना है, उनका प्रचार करना या उन्हें सही ठहराना नहीं। सही बात है। ये समझना जरूरी है कि शक्ति की ये गतिकी, ये डायनामिक्स कैसे काम करती हैं, ताकि हम इन्हें पहचान सकें, चाहे हम इन्हें इस्तेमाल करना चाहें या शायद ज्यादा जरूरी इनसे बचना चाहें। जानकारी होना अपने आप में एक ताकत है। बिल्कुल, और इन पैटर्न्स को समझने से हम शायद खुद को बेहतर तरीके से बचा सकें या दुनिया को ज्यादा साफ नजर से देख सकें। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या ये नियम, जो सदियों पुराने इतिहास और इंसानी फितरत पर आधारित लगते हैं, क्या ये आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल और कनेक्टेड दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं? ये बड़ा सवाल है। जहां पारदर्शिता और सहयोग की इतनी बातें होती हैं, क्या शक्ति के ये छुपे हुए खेल अब भी पर्दे के पीछे उसी तरह खेले जाते हैं? हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प है। खैर, अगली बार तक। धन्यवाद।